Hello friends, how are you? Hope all of you are fine. This is fourth lecture on MCQ practice series. MCQ practice series के अंदर ये हमारा फोर्थ लेक्चर है जिसके अंदर हम CPU शेड्यूलिंग से रिलेटेड क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं। इससे पहले 3 लेक्चर्स के अंदर हमने 8 MCQs डिस्कस किए थे जो हमारे प्रीवियस ईयर गेट एग्जाम्स के अंदर आए हुए थे। Now today we will discuss 9th question which also comes in GATE 1998. So read the question. क्वेश्चन को रीड करते हैं। कंसीडर n प्रोसेसेस। वी हैव n प्रोसेसेस P1, P2, P3। हमारे पास कितनी है? n प्रोसेसेस हैं। शेयरिंग द CPU इन राउंड रोबिन फैशन, यानी कि जो CPU शेड्यूलिंग लग रही है वो कौन सी लग रही है? राउंड रोबिन आपकी CPU शेड्यूलिंग लग रही है। एज्यूमिंग दैट ईच प्रोसेस स्विच टेक्स एस सेकेंड, यानी यहाँ पे क्या बोल रहा है कि जो प्रोसेस है हर एक प्रोसेस से, यानी P1, P2, P3, P4, जैसे पहले प्रोसेस P1 स्टार्ट हुई, P1 प्रीएम्प्ट होकर जैसे ही P2 प्रोसेस स्टार्ट होगी, इन दोनों को प्रीएम्पशन में कितना समय लग जाएगा? S सेकेंड समय लग जाएगा। यहाँ पे क्या बोला गया? S सेकेंड विल टेकन बाय द स्विचिंग। स्विचिंग जो प्रोसेसेस के बीच में होगी, स्विच का मतलब क्या है? एक प्रोसेस के वेट में जाने, एक प्रोसेस वेटिंग में जाएगी और दूसरी आपकी क्या करेगी? रनिंग में आएगी। तो इसके बीच में जो समय लगेगा इसको क्या बोला जाएगा? कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम। व्हाट मस्ट बी द क्वांटम साइज। तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपके पास जो टाइम क्वांटम क्यू है वो कितना होना चाहिए कि आपका एक तो ओवरहेड कम हो जाए, दूसरा हर एक प्रोसेस को कम से कम कितने टाइम के बाद? एट लीस्ट टी सेकंड के बाद, यानी टी सेकंड के बाद आपका कम से कम कितना टाइम तो लगना ही चाहिए? टी टाइम तो लगना चाहिए, उससे ज़्यादा कितना भी टाइम लग सकता है। दैट मीन्स वो क्या बोल रहा है? क्वेश्चन को अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि भाई आपका क्या है, हमारे पास n प्रोसेसेस हैं। तो हमारी पहले कौन सी प्रोसेस आई? P1 प्रोसेस आई। क्या आई? आपकी P1 प्रोसेस आई। उसने कितना टाइम लिया? 0 to Q टाइम तक वो रन करी। फिर उसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी? P2 प्रोसेस आएगी। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का टाइम है तो S यूनिट आपको क्या लगेगी? प्रोसेस को प्रीएम्पशन यानी स्विच करने में लगेगी, यानी यहाँ पे कितना टाइम लग गया? S टाइम लग गया। तो जैसे ही P2 स्टॉप होगी और P3 स्टार्ट होगी तो यहाँ पर भी क्या होगा? S टाइम आपको लगेगा। तो P2 प्रोसेस ने कितना टाइम लिया? रन टाइम Q लिया। P1 ने भी कितना लिया? रन टाइम Q। इसी तरीके से P3 फिर क्या करेगी? रन टाइम T अपना P3 क्या लेगी? Q अपना रन टाइम लेगी, क्योंकि टाइम क्वांटम हमने मेंशन किया वो कितना है? Q। तो P4 जैसे ही P3 आपकी क्या होगी? प्रीएम्प्ट होगी। जैसे ही P3 आपकी क्या हो गई? प्रीएम्प्ट होगी और उसके बाद कौन सी स्टार्ट होगी? P4। तो यहाँ पे भी कितना टाइम लगेगा आपका? S। तो आपका क्या लग रहा है? प्रीएम्पशन में जो टाइम लग रहा है वो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में जो टाइम लग रहा है वो क्या लग रहा है? S लग रहा है। तो इस प्रकार से प्रोसेसेस चलती जाएंगी और जैसे ही आपकी Pn प्रोसेस आएगी तो Pn के प्रीएम्प्ट होकर, यानी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे भी लगेगी। Pn जैसे ही स्टॉप होगी और P1 स्टार्ट होगी तो वो क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर कि जो P1 जैसे ही आपकी स्टॉप हुई थी तो P1 के स्टॉप होने के और P1 के दोबारा से स्टार्ट होने का जो टाइम है वो कम से कम T होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कम से कम T होना चाहिए। T से ज़्यादा हो सकता है। तो हमें क्या निकालनी है? Q की वैल्यू निकालनी है कि कम से कम T टाइम तो लगे ही लगे P1 प्रोसेस को। तो हम टोटल टाइम निकाल लेते हैं कि P1 प्रोसेस को दोबारा आने में टोटल टाइम कितना लगेगा। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि भाई कितनी, अब P1 के दोबारा से स्टार्ट होने के बीच में टोटल प्रोसेसेस कितनी हुई? 1 2 3 अप टू n तक हम चलेंगे तो कितनी आएंगी? n-1 प्रोसेसेस आएंगी, क्योंकि अगर हम P1 को काउंट करते हैं तो टोटल प्रोसेसेस क्या आएंगी? P1 से Pn तक n प्रोसेसेस आएंगी, लेकिन n हमें काउंट नहीं करनी है, क्योंकि हमें जो काउंट करना है वो P1 प्रोसेस के स्टॉप होने के बाद काउंट करना है कि P1 प्रोसेस स्टॉप होने के बाद दोबारा किस टाइम के बाद वापस CPU के अंदर आएगी। तो हमारे पास n-1 आपकी क्या आएगी? प्रोसेसेस आई। n-1 प्रोसेसेस और हर एक प्रोसेस क्या लेगी? Q टाइम लेगी। तो टोटल टाइम कितना लगेगा? टोटल टाइम आपका लग जाएगा n-1 इंटू Q। n-1 इंटू Q, इतना टाइम तो क्या लगेगा? प्रोसेसेस को आपका रन होने में लगेगा। और अभी हम देखते हैं कि भाई हर एक प्रोसेस
को बंद होकर दूसरी प्रोसेस के स्टार्ट होने में भी आपको कितना टाइम लग रहा है, एस टाइम, जो आपका क्या है, कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम है। तो अब देखते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी होगी। तो लेट अस अज्यूम वी हैव 3 प्रोसेसेस P1, P2, P3। तो P1 प्रोसेस के प्रीएम्प्ट होने के बाद P2 स्टार्ट होगी, P2 के प्रीएम्प्ट होने के बाद P3 स्टार्ट होगी, P3 के बाद दोबारा से कौन सी आएगी, P1। तो यहाँ पे अगर हम काउंट करें तो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी हुई, P1 से P2 1 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग, P2 से P3 2 कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग एंड P3 से P1 वापस आपकी कितनी होगी, 3 आपकी क्या हुई, कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई। इसी प्रकार से अगर हमारे पास 4 प्रोसेसेस है P1, P2, P3, P4, P4 के बाद वापस कौन सी स्टार्ट होगी, P1। तो यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी हुई, 1 2 3 4, यानी P1 के बंद होने के बाद और P1 के दोबारा से स्टार्ट होने के बीच में आपकी कितनी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हो गई, 4। तो यहाँ से हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जितनी नंबर ऑफ प्रोसेसेस हमारी होंगी उतनी ही क्या होंगी, ये कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पर हो रही होंगी। तो टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी हुई, n। टोटल कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग कितनी हुई, n, क्योंकि n प्रोसेसेस हैं और हर एक कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में टाइम कितना लग रहा है, s। कितना टाइम लगा, s टाइम आपका लगा। तो n-1 इंटू क्यू टाइम आपका क्या लगा, आपका रनिंग टाइम लगा प्रोसेसेस को, और ns टाइम क्या लगा, आपका कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम लगा। तो P1 के बंद होने के बाद, P1 के वेटिंग में जाने के बाद दोबारा से P1 के ऊपर आने में हमें कितना समय लगेगा, द टोटल टाइम विल बी T दैट विल बी इक्वल टू n इंटू एस प्लस n-1 इंटू क्यू। भाई इतना टाइम तो लगेगा ही, लेकिन क्या बोला हुआ है कि जो हमारा टाइम है एटलीस्ट इतना टाइम तो मिनिमम लगेगा ही लगेगा, इससे ज़्यादा समय भी आप ले सकते हो, इससे कम समय नहीं ले सकते हो। तो हमें क्या लगाना, T शुड बी ग्रेटर देन, क्योंकि जो T टाइम लगा है वो जो अपना टाइम लगा है या तो उसके बराबर ही आए या उससे ज़्यादा भी टाइम आ सकता है। तो T शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू ns प्लस n-1 इंटू क्यू। तो हमें क्या निकालना इस कंडीशन के लिए कि जो टाइम T आपका लगे वो इससे ज़्यादा लगे, तो Q की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो हम निकाल लेंगे T माइनस ns शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू n-1 इंटू क्यू। सो हेयर Q इज इक्वल टू T माइनस ns दैट डिवाइडेड बाय n-1। तो आपका टाइम क्वांटम, तो यहाँ पे लेस देन का एरो का जो साइन है वो क्या है, Q की तरफ है। तो Q शुड बी लेस देन और इक्वल टू T माइनस ns डिवाइडेड बाय n-1। तो आपका क्वांटम जो टाइम क्वांटम है वो इस वैल्यू के बराबर या इससे कम होना चाहिए। तो आपको हर एक प्रोसेस को कितना समय लगेगा, T तो कम से कम समय लगेगा ही दोबारा से CPU को गेट करने में। सो दैट विल बी योर आंसर। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ कंसीडर द फॉलोइंग, दिस इज द गेट 2020 क्वेश्चन, यानी कि ये जो आपका जो गेट का क्वेश्चन आया था आज से 2 साल पहले 3 साल पहले ये क्वेश्चन आया था। बड़ा आसान क्वेश्चन है ये। कंसीडर द फ्लोइंग सेट ऑफ प्रोसेसेस एज्यूम टू हैव अराइव्ड एट t इज इक्वल टू 0। तो इसको हम थोड़ा सा अपने वे में बना लेते हैं, P1, P2, P3 एंड P4। तो जो अराइवल टाइम है सभी का क्या है, 0 0 0 0 एंड 0। अराइवल टाइम सभी का क्या है, 0 है। उसके बाद CPU ब्रश टाइम दिया हुआ है, ब्रश टाइम कितना है, ब्रश टाइम विल बी 8 7 2 एंड 4। नाउ इन दिस क्वेश्चन इफ वी रीड, हमें शेड्यूलिंग एल्गोरिदम कौन कौन सा लगाना है, SJF, शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट एंड राउंड रोबिन। तो हम क्या करते हैं, 2 आपके बॉक्सेस बना लेते हैं जिसके अंदर हम क्या करेंगे, आपका प्रोसेसेस को प्लेस करेंगे। तो हमारे पास ये हमने डाल दिया है, यहाँ पर कुछ बॉक्सेस बना लिए हैं ताकि हमें बाद में समय ना लगे। तो हम यहाँ पे मान लेते हैं SJF का यूज करेंगे और इसके अंदर हम राउंड रोबिन के अकॉर्डिंग हम करेंगे। नाउ राउंड रोबिन का जो टाइम क्वांटम है, इफ द टाइम क्वांटम फॉर राउंड रोबिन इज 4 ms। भाई कितना दे रखा, 4 ms दे रखा, यानी टाइम क्वांटम आप कितना मान सकते हो, 4 मान लो, 4 यूनिट है आपका। देन द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द टर्न अराउंड टाइम, हमें क्या निकालना, SJF का भी टर्न, टोटल आपका एवरेज टर्न
एवरेज टर्न अराउंड टाइम आपको निकालना है। और इसी प्रकार से हम एवरेज टर्न अराउंड टाइम किसके लिए भी निकालेंगे, राउंड रोबिन के लिए भी निकालेंगे। और हमें क्या करना, उनका एब्सोल्यूट डिफरेंस लेना है। क्या लेना है, एब्सोल्यूट डिफरेंस, यानी कि एसजेएफ का जो टाइम आएगा उसके अंदर से हमें क्या कर देना है, राउंड रोबिन का माइनस कर देना है। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पहले एसजेएफ और राउंड रोबिन का अलग अलग से निकाल लेते हैं। तो फर्स्टली हम राउंड रोबिन लगाते हैं। तो जो प्रोसेस पहले आई है, सॉरी एसजेएफ हम पहले लगाते हैं। तो आपकी जो एसजेएफ है उसके अकॉर्डिंग जिसका रनिंग टाइम सबसे कम होगा, एसजेएफ का मतलब क्या, शॉर्टेस्ट जॉब। तो शॉर्टेस्ट जॉब कौन सी आपकी P3 है। तो पहले कौन सी प्रोसेस रन होगी, P3 होगी। 0 to 2 टाइम तक वो चलेगी कंप्लीट होने के बाद। अब ये कंप्लीट हो चुकी है। इसके बाद हम तीनों में से चेक करेंगे कि इसका रनिंग टाइम कम है, P4 प्रोसेस का रनिंग टाइम कम है, ये केवल 4 यूनिट तक चलेगी। तो 2 यूनिट तक तो यहाँ पे हो चुका है, तो 6 यूनिट तक आपकी क्या करेगी, P4 प्रोसेस चलेगी। उसके बाद P3 और P4 के कंप्लीट होने के बाद कौन सी चलेगी, P1 और P2 में से किसका है, 7 इज स्मॉलर। तो आपकी P2 प्रोसेस विल रन आफ्टर द P4 प्रोसेस। तो 6 और 7 आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे 13 हो जाएगा। उसके बाद कौन सी प्रोसेस चलेगी आपकी, केवल एक ही प्रोसेस रिमेनिंग है P1। तो P1 आपकी प्रोसेस चलेगी। तो कितना आया, 21। तो ये आपका क्या हुआ, जो आपका जो प्रोसेस के कंप्लीट होने में जो टाइम लगा है वो हमने मेंशन यहाँ पे कर दिया। नाउ इफ वी लुक दैट व्हाट इज द टर्न अराउंड टाइम। यहाँ पे आपका क्या है, टर्न अराउंड टाइम क्या है। टर्न अराउंड टाइम क्या होता है कि किसी भी प्रोसेस जब कंप्लीट हुई है और उसके अराइवल टाइम को हम क्या कर देंगे माइनस, कि उसके आने के बाद कितने देर के बाद वो कंप्लीट हुई है। जैसे ही वो प्रोसेस अराइव हुई उसके कितनी देर के बाद वो कंप्लीट हो गई, दैट इज कॉल्ड एज टर्न अराउंड टाइम। तो P1 प्रोसेस आई कितने पर थी, 0 यूनिट टाइम के ऊपर आ गई थी और ख़त्म कितने पे हुई है, 21 पे ख़त्म हुई है। तो P1 ने कितना टाइम लिया, 21 टाइम लिया। 21 यूनिट टाइम क्या हुआ, P1 का टर्न अराउंड टाइम हुआ। P2 प्रोसेस कितने पे आई थी, 0 पे आई थी और P2 प्रोसेस ख़त्म कितने पे हुई है, 13 पे ख़त्म हुई है। तो टोटल टाइम कितना लिया, 13 माइनस 0। तो आपका क्या आ जाएगा, 13 इज द टर्न अराउंड टाइम फॉर द P2 प्रोसेस। इसी तरीके से P3 प्रोसेस 0 पे आई थी और 2 पे वो कंप्लीट हो गई। तो टोटल टाइम उसने कितना लिया, 2 यूनिट का टाइम लिया। तो +2 इज द टर्न अराउंड टाइम ऑफ द P3 प्रोसेस। नाउ P4 प्रोसेस आई थी आपकी 0 के ऊपर और खत्म कितने पे हुई, 6 के ऊपर। तो दिस इज द टोटल टर्न अराउंड टाइम फॉर द SJF शेड्यूलिंग इन दिस क्वेश्चन। नाउ इफ वी वांट टू फाइंड आउट द एवरेज, तो हमें यहाँ पे क्या निकालना, एवरेज टर्न अराउंड टाइम निकालना। तो 4 से डिवाइड कर देंगे, टोटल नंबर ऑफ प्रोसेस कितनी है, 4 है। तो 4 से हमने डिवाइड कर दिया। तो एवरेज टर्न अराउंड टाइम जो आया आपका, दैट विल बी इक्वल टू 21 प्लस 13, दैट इज इक्वल टू 34। 21 प्लस 13 प्लस 2 प्लस 6, हम ऐसे जोड़ लेते हैं। कितना आ जाएगा ये आपका, 1 और 3 4, 4 और 2 6, 6 2 जा 12, तो 42। टोटल टाइम कितना आया, 42 एंड एवरेज टाइम विल बी डिवाइडेड बाय 4। देन अवर आंसर विल बी 4 1 जा 4, 10.5। तो आपका क्या आया, जो एवरेज टर्न अराउंड टाइम है SJF के अंदर वो कितना आया, 10.5। तो हम इसको लिख लेते हैं एक बार। नाउ स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे नोट कर लिया है जो SJF का एवरेज टर्न अराउंड टाइम कितना आया था, वो 10.50 आया था। नाउ वी विल डू द राउंड रोबिन CPU एल्गोरिदम। तो यहाँ पे टाइम क्वांटम कितना, 4 है। तो यहाँ पे जिस ऑर्डर के अंदर प्रोसेसेस दे रखी हैं हम उसी ऑर्डर के अंदर पहले रन करेंगे। तो P1 प्रोसेस पहले रन होगी, कितने टाइम तक रन होगी, 0 to 4 टाइम तक, क्योंकि टाइम क्वांटम आपका 4 का है। लेकिन ब्रश टाइम कितना था, 8 का। तो 4 टाइम तक रन हो चुकी है, तो उसका रिमेनिंग टाइम कितना रह गया, 4। नाउ आफ्टर P1 P2 विल रन, कितने टाइम तक रन होगी आपकी, 4 यूनिट टाइम तक, लेकिन रन टाइम है 7, तो इसका 3 रह गया। नाउ इसके बाद P2 के बाद कौन सी रन होगी, P3। भाई वो टाइम ले सकती है 4 यूनिट का, लेकिन उसको चाहिए कितना, 2 यूनिट का। तो 2 यूनिट के बाद ही वो खत्म हो जाएगी। तो P3
आपकी 10 यूनिट टाइम तक क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। तो इसके बाद कौन सी स्टार्ट होगी, P4 प्रोसेस स्टार्ट होगी। P4 आई अपनी, इसको टोटल टाइम कितना चाहिए 4, और अपना टाइम क्वांटम भी कितना है 4 का है, तो ये प्रोसेस आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। तो P3 और P4 प्रोसेसेस यहाँ पे क्या हो जाएंगी, आपकी कंप्लीट हो चुकी हैं। नाउ P4 के बाद वापस कौन सी प्रोसेस आएगी, P1 प्रोसेस आएगी, क्योंकि P1 का भी टाइम रहता है, ब्रश टाइम रहता है, कितना टाइम रहता है 4 का, टाइम क्वांटम भी कितना है 4 का, तो ये P1 प्रोसेस भी यहाँ पर क्या हो जाएगी, आपकी कंप्लीट हो जाएगी 4 यूनिट टाइम को लेकर। इसके बाद कौन सी प्रोसेस आएगी, P2 प्रोसेस आएगी। P2 प्रोसेस का रनिंग टाइम कितना रहता है 3 यूनिट का, तो 3 यूनिट के बाद ये भी आपकी क्या हो जाएगी, कंप्लीट हो जाएगी। नाउ इफ़ वी कैलकुलेट द टर्न अराउंड टाइम, तो टर्न अराउंड टाइम क्या है, अराइवल के बाद और कंप्लीट होने के पहले जो समय लगा है, यानी कि आपका कंप्लीटेशन टाइम माइनस आप क्या कर देंगे, अराइवल टाइम यहाँ पे कर देंगे, तो टर्न अराउंड टाइम आ जाएगा। तो अराइवल टाइम यहाँ पे क्या है 0 यूनिट है, तो हमें क्या करना है, केवल आपका कंप्लीट होने का टाइम देखना है। तो P1 प्रोसेस कब कंप्लीट हुई है, 18 यूनिट टाइम के बाद कंप्लीट हुई, प्लस P2 प्रोसेस 21 यूनिट टाइम के बाद कंप्लीट हुई, प्लस P3 प्रोसेस इज कंप्लीटेड हेयर 10 यूनिट टाइम के बाद आपकी क्या हो गई है, कंप्लीट। नाउ P2 प्रोसेस इज कंप्लीटेड हेयर, P2 प्रोसेस सॉरी P1 अपनी दोबारा से एक बार देखते हैं, P1 प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई थी, P1 प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है, तो 18 यूनिट टाइम। P2 प्रोसेस आपकी यहाँ पर कंप्लीट हुई है, टाइम कितना लिया 21 यूनिट टाइम। P3 प्रोसेस आपकी यहाँ पे कंप्लीट हुई है, दैट विल टेक 10 यूनिट टाइम। नाउ P4 की बारी है आपकी, P4 प्रोसेस यहाँ पर आपकी कंप्लीट हुई एंड टेक्स 14 यूनिट टाइम, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, प्लस 14 आपका कर देंगे, दैट इज टोटल टर्न अराउंड टाइम, बट वी वांट एवरेज, तो हमने क्या करना है, एवरेज निकाल लेना है। एवरेज कितना आएगा 18 प्लस 21, दैट विल बी इक्वल टू 39 प्लस 10 49, 49 प्लस 14 दैट विल बी इक्वल टू 63, तो टोटल टाइम कितना लगा 63। एवरेज टाइम कितना हुआ 63/4, तो 63/4 कितना हुआ 15 पॉइंट समथिंग आएगा, 15.75, तो ये एवरेज टर्न अराउंड टाइम है राउंड रोबिन का। और हमारा एवरेज SJF का टाइम कितना आया था 10.50, तो इन दोनों का डिफरेंस निकालना है अपने को 15.75, क्योंकि हमें क्या निकालना, डिफरेंस बिटवीन द एवरेज टर्न अराउंड टाइम ऑफ SJF एंड RR। तो हमने SJF का टर्न अराउंड टाइम निकाला एवरेज, और RR का निकाला, इन दोनों का हम क्या करेंगे, डिफरेंस लेंगे, दैट कम्स आउट टू बी 5.25, दैट विल बी यूअर आंसर, बी विल बी यूअर आंसर। तो आपका यहाँ पे जो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो कितना आ जाएगा 5.25, दैट इज ऑप्शन बी। होप स्टूडेंट्स you like this video. Now in the next lecture, from the next lecture we will do some more questions on CPU scheduling algorithm. Thank you students.